हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द 11th डे ऑफ आवर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। आज आप मुझे बिना कैप के देख रहे होंगे। ये शायद मेरे पिछले लेक्चर का असर है जो लुक्स पे मैंने बनाया था। जोक से पार्ट, मेरी हर वीडियो में मेरी एक कोशिश होती है कि मैं आपके लिए इंग्लिश आसान बनाऊं, आपके लिए इंग्लिश सीखना और बोलना आसान हो जाए। बहुत मेहनत करता हूं अपनी वीडियोस पे। वीडियोस बनाने में काफी टाइम लग जाता है, कई बार तो घंटों लग जाते हैं, पर मैं अपनी मेहनत को तभी इतना अच्छा मानूंगा जब आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे, आपके कमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे और मेरे चैनल के व्यूज बढ़ने भी शुरू हो जाएंगे। मेरी आज की जो वीडियो है उसका एक टॉपिक है फैमिली ट्री। फैमिली ट्री मतलब कि हमारा फैमिली में जितने मेंबर्स हैं उनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, जैसे चाचा, ताया, बुआ, फूफा और भी कई होते हैं जो हमारे फैमिली ट्री में आते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स, दादा, दादी, परदादा, ये सब मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगा कि इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। आज जो मैंने आपको वर्ड्स देने हैं वो फैमिली मेंबर्स के देने हैं और मैं अपने आप से स्टार्ट करूंगा। अपने आप को मैंने यहाँ पे यू पे रखा हुआ है। मैं यू से स्टार्ट करूंगा अपने आप से, और जैसे जैसे मेरे फैमिली मेंबर्स हैं वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। मेरे जो पिता हैं उनको इंग्लिश में फादर बोलते हैं और जो मेरी माँ है उसको इंग्लिश में मदर बोलते हैं। मेरे जो फादर के जो भाई हैं इंग्लिश में हम लोग उनको अंकल बोलते हैं, पर हिंदी में उसको चाचा बोलते हैं। मेरे फादर की जो बहन है वो मेरी बुआ लगी हिंदी में, पर लेकिन इंग्लिश में वो भी आंट है। और जो मेरी बुआ के जो हस्बैंड है वो मेरे हिंदी में फूफा लगे, पर इंग्लिश में वो भी अंकल है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर मैं कहूं कि जितने भी रिलेशन है मेरे फादर की तरफ से मेल वाले वो मेरे लिए अंकल हैं, और जितने भी फीमेल वाले हैं वो मेरे लिए आंट हैं, और मेरी मदर की तरफ से भी जितने भी मेरे मेल रिलेटिव्स हैं वो मेरे लिए अंकल हैं, और जितने भी फीमेल रिलेटिव्स हैं वो मेरे लिए आंट है। हिंदी में हमने सबको नाम दिया हुआ है। जैसे कि बात करूं, मेरी मदर की जो बहन है वो मासी हो गई, मेरे फादर की बहन बुआ, मेरे फादर के जो भाई हैं अंकल जो चाचा होते हैं, और मेरी मम्मी के जो भाई हैं वो मामा लगते हैं, लेकिन इंग्लिश में सबका एक ही है, अंकल। सो इंग्लिश में बहुत आसान है किसी को भी डिफाइन करना। आगे हम लोग बात करते हैं, जो मेरा भाई है उसको ब्रदर, जो मेरी बहन है उसको सिस्टर बोलते हैं। मेरे भाई की जो वाइफ है वो सिस्टर इन लॉ होगी, और मेरा रिलेशन मेरे भाभी के साथ ब्रदर इन लॉ का होगा, मैं उसके लिए ब्रदर इन लॉ होगा। मेरी बहन का जो हस्बैंड है वो मेरे लिए भी ब्रदर इन लॉ, और उसके लिए भी मैं ब्रदर इन लॉ होऊंगा। और जो मेरी बहन का रिश्ता मेरी वाइफ के साथ है, इन दोनों का रिश्ता आपस में सिस्टर इन लॉ का होगा, ये आपस में सिस्टर इन लॉ कहलाएंगी। मेरा जो भाई के आगे जो बच्चे हैं, जैसे कि मेरे भाई का एक लड़का और एक लड़की है, वो मेरे लिए हिंदी में भतीजा और भतीजी है, लेकिन इंग्लिश में जो भतीजा होता है वो है नेफ्यू, और जो भतीजी होती है वो होती है नीस। नीस बोलते हैं भतीजी को और भतीजे को नेफ्यू। ऐसे ही जो मेरी सिस्टर के बच्चे हैं वो हिंदी में भांजा और भांजी कहते हैं उसको, लेकिन इंग्लिश में उसको भी नेफ्यू और नीस ही कहते हैं। इंग्लिश में उनके लिए कोई अलग से वर्ड नहीं है, सेम है नेफ्यू एंड नीस। हिंदी में इनके चाहे अलग अलग वर्ड्स होते हैं। अब मेरे जो फादर के जो मदर हैं वो मेरे लिए क्या हुए, वो मेरे लिए ग्रैंड मदर, और जो मेरे फादर के फादर हैं वो हो गए ग्रैंड फादर। ऐसा ही सिमिलर वे में जो मेरी मदर है उनकी मदर भी मेरे लिए ग्रैंड मदर, और उनके फादर भी मेरे लिए ग्रैंड फादर हुए। लेकिन हिंदी में कैसे होते हैं, मेरे पिता के जो पेरेंट्स होते हैं वो मेरे लिए दादा दादी, और जो मेरी मदर के जो पेरेंट्स होते हैं वो मेरे लिए नाना नानी,
पर इंग्लिश में ये ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर ही रहते हैं। और किसी के अगर हम लोग बात करें, किसी के अगर ग्रेट ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडमदर मतलब परदादा और परदादी है, तो वो उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वो बोलेंगे मेरे परदादा है, तो इट मीन्स ग्रेट ग्रैंडफादर, उनके फादर ग्रेट ग्रैंडफादर। और अगर वो बोले मेरी परदादी है, तो वो ग्रैंडमदर की मदर मतलब ग्रेट ग्रैंड मदर होगी। मेरा रिलेशन मेरी ग्रेट ग्रैंडमदर के साथ क्या हुआ? मेरा रिलेशन मेरी ग्रेट ग्रैंडमदर के साथ ग्रेट ग्रैंड सन का हुआ, मेरे बच्चे का नहीं, सॉरी, मेरा रिलेशन। और जो मेरी बहन का रिलेशन है मेरे परदादा के साथ या मेरी परदादी के साथ, वो क्या होगा? ग्रेट ग्रैंड डॉटर का होगा। मेरी बहन का रिलेशन मेरे परदादा परदादी के साथ। हिंदी में तो हमारे डिफरेंट नेम है, लेकिन इंग्लिश में अगर मेरी मदर की मदर होगी तो वो होगी ग्रैंड मदर, और अगर मेरी मदर की ग्रैंड मदर है तो वो मेरे लिए क्या होगी? ग्रेट ग्रैंड मदर। और उनके पिता क्या होंगे? मेरी मदर के जो ग्रैंडफादर होंगे वो मेरे लिए क्या होंगे? ग्रेट ग्रैंडफादर। सो इंग्लिश में कोई डिफरेंस नहीं है, हिंदी में बहुत सारे डिफरेंस आ जाते हैं। और जितने भी मेरी सिस्टर के बच्चे, मेरे भाई के बच्चे या मेरे बच्चे, ये आपस में क्या होंगे? ये आपस में सारे कजन होंगे। इन सब का रिलेशन आपस में कजन का होगा। मान लीजिए मेरे चाचा है, उनकी आगे जो फैमिली है, उनके बच्चे मेरे लिए क्या होंगे? कजन। और मेरे कजन के बच्चे मेरे बच्चों के लिए क्या होंगे? फर्स्ट कजन। मतलब कि कजन नहीं, फर्स्ट कजन। मतलब कजन और फर्स्ट कजन में क्या फर्क है? जो कजन होते हैं वो क्लोज रिलेशन वाले जो कजन भाई बहन होते हैं, और फर्स्ट कजन का मतलब जो दूर के रिलेशन से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे चाचा क्या बेटा मेरा कजन, और मेरे चाचे के बेटे के जो बेटे हैं उनका रिलेशन मेरे बेटे के साथ फर्स्ट कजन का होगा। अब आप देखिए कि जो मेरी सिस्टर है वो मेरी नानी के लिए क्या बनी? नातिन। और मैं अपनी नानी का क्या बना? नाती। पर इंग्लिश में हम दोनों उनके लिए क्या है? ग्रैंड डॉटर एंड ग्रैंडसन। इंग्लिश में सेम ही रहेगा, हिंदी में ये फर्क आ जाता है। इसमें क्लैरिटी ज्यादा हो जाती है हिंदी में कि ये नातिन है और ये नाती है, मतलब कि मेरी बेटी के आगे बच्चे हैं। पर इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में अगर मैंने ग्रैंड पेरेंट्स की बात करनी है तो मैं बोलूंगा ग्रैंड पेरेंट्स फ्रॉम माय फादर साइड, और अदर मदर के ग्रैंड पेरेंट्स की, मदर की सारी पेरेंट्स की बात करनी है तो मैं बोलूंगा ग्रैंड पेरेंट्स फ्रॉम माय मदर साइड। मामा जब बोलते हैं तो उसके लिए इजी होता है बताना हमारे लिए कि ये मेरी मम्मी का भाई है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अंकल फ्रॉम माय मदर साइड, मतलब जो अंकल है वो मेरी मदर की तरफ से है। और चाचा जब मैंने रिप्रेजेंट करना है तो मैंने बोलना है अंकल फ्रॉम माय फादर साइड, मतलब अंकल है मेरे पिता की तरफ से। ऐसे ही मासी की बात करनी है तो मैं बोलूंगा आंट फ्रॉम माय मदर साइड, मतलब ये मेरी आंट है मदर की तरफ से। ऐसे ही कजन की बात करेंगे, कजन फ्रॉम माय पैटर्नल साइड एंड कजन फ्रॉम माय मैटरनल साइड। अब पैटर्नल क्या हो गया? पिता की तरफ से, और मैटरनल क्या हो गया? माता की तरफ से। ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम माय मदर साइड, या फिर मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट, ये भी इजी हो जाएगा। पैटर्नल अंकल, पैटर्नल आंट, ये भी इजी हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं आगे कि हम लोग इनको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे आगे उन वर्ड्स की जो हम लोग यूज करते हैं किसी की शादी होगी तब। जो शादीशुदा नहीं है उसके लिए क्या इंग्लिश में बोलते हैं? अगर किसी के हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो गई है तो उसको क्या बोलते हैं? अगर किसी का तलाक हो गया है तो उसको क्या बोलते हैं? ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब आप देखिए किसी की शादी हो गई है, जो शादीशुदा है, और हिंदी में उसको विवाहित भी कह देते हैं,
तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैरिड। अगर किसी की शादी नहीं हुई, अविवाहित है, मतलब शादीशुदा नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सिंगल। बैचलर नहीं बोलते, सिंगल बोलते हैं। अगर किसी की सगाई हो गई है तो इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एंगेज्ड, मतलब इसकी एंगेजमेंट हो गई है। ही इज एंगेज्ड, शी इज एंगेज्ड, इसका मतलब कि उनकी सगाई हो गई है। अगर कोई तलाकशुदा है तो हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, उसको डिवोर्स्ड। या अगर लड़का है तो बोलेंगे डिवोर्सी, अगर लड़की है तभी बोलेंगे डिवोर्सी। और तलाकशुदा को बोलते हैं डिवोर्स्ड, मतलब उनका डिवोर्स हो गया है। अगर किसी के हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो गई है तो हिंदी में विधवा लेडी को बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश में विडो बोला जाता है। अब जो विडो है ये सेम वर्ड ही आता है लड़की के लिए और सेम वर्ड ही आता है लड़के के लिए। दोनों ही इंग्लिश में विडो बोलते हैं। हिंदी में शायद इनका अलग अलग वर्ड हो सकता है। अगर लड़की है तो विधवा, अगर लड़का है तो उसके लिए भी अलग वर्ड हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में इनको विडो ही बोलते हैं। अब हम लोग इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज करेंगे। अब देखिए, मैंने यहां कहा था कि विवाहित जो शब्द होता है उसका वर्ड होता है मैरिड, तो मैंने इसको सेंटेंस में कैसे यूज करना है, आई एम मैरिड, मतलब मैं शादीशुदा हूं। अगर कोई सिंगल है, जैसे कि मेरा बेटा वो सिंगल है, तो मैं क्या बोलूंगा, माई सन इज सिंगल। आप देखिए यहां पे मैंने हेल्पिंग वर्ब यूज किया हुआ है। यहां पे इज, यहां पे इज, यहां पे एम, यहां पे इज, यहां पे इज। सो यहां पे मैंने हेल्पिंग वर्ब यूज किया हुआ है और ये बताने के लिए कि मैं कौन हूं। मैं मैरिड हूं, मैं सिंगल हूं, मैं विडो हूं, मैं डिवोर्स हूं या मैं एंगेज्ड हूं, ऐसे। अब आप देखिए, जैसे कि ग्रैंड मदर, मेरी ग्रैंड मदर विडो है, ग्रैंडफादर की डेथ हो चुकी है, तो मैं क्या बोलूंगा, माई ग्रैंड मदर इज विडोड। ईडी लगाया हुआ है, यहां पे ईडी लगाया हुआ है, यहां पे भी देखिए ईडी और यहां पे भी ईडी। अब आप देखिए कि मैं यहां पे क्या कहना चाह रहा हूं, यहां पे है हेल्पिंग वर्ब यूज किया हुआ है और हेल्पिंग वर्ब के साथ जो वर्ब लगती है वहां पे थर्ड फॉर्म लगती है। तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसलिए यहां पे ईडी लगा हुआ है, ये सेकंड फॉर्म नहीं है, ये दिमाग में रखना। थर्ड फॉर्म को हम लोग एक दो वीडियो के बाद करने वाले हैं, उसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि थर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, जब वो हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है और कब लगता है। अभी फिलहाल सिर्फ आपको सेंटेंस बनाने में फोकस करना है और आपको बोलने में फोकस करना है। ये मत सोचना ये थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करनी, हमने सिर्फ सेंटेंसेस बनाने हैं। अब अगर मेरे अंकल डिवोर्स्ड होते तो मैं क्या बोलता, माई अंकल इज डिवोर्स्ड। क्या मतलब होता, मेरे अंकल तलाकशुदा हैं। इज मतलब है, इज मतलब है, एम मतलब हूं। सो यहां पे लिखा माई अंकल इज डिवोर्स्ड। मान लीजिए किसी की सिस्टर एंगेज है, सगाई हो चुकी है और उसकी अभी शादी नहीं हुई, तो वो क्या बोलता, या फिर हम लोग बोलते उसकी सिस्टर एंगेज है। तो अगर हिज होता, अगर लड़का होता तो हिज सिस्टर, अगर लड़की है तो हर सिस्टर। तो मैं बोलता कि उसकी सिस्टर एंगेज है तो बोलते हर सिस्टर इज एंगेज। अगर लड़का होता तो हिज सिस्टर इज एंगेज। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक ऐसी फैमिली के बारे में जो कि सिर्फ माँ बाप और बच्चे होते हैं, उसमें ना ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ना अंकल है, ना आंट है, मतलब कि एक छोटी फैमिली है। तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली। अब न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, इट इज बेसिकली अ स्मॉल फैमिली, एक छोटा परिवार जिसमें पेरेंट्स और बच्चे होते हैं, इसमें और कोई नहीं होता, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली। अगर वो होती एक फैमिली जहां पे ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, शायद अंकल भी साथ में रहते हैं और बहुत बड़ी फैमिली है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको उसके लिए दो वर्ड्स हैं। एक है उसके लिए एक्सटेंडेड फैमिली
या फिर हम लोग जैसे कि इंडिया में बोलते हैं वो बोलते हैं ज्वाइंट फैमिली। एक्सटेंडेड मीन्स बड़ी हुई फैमिली जो धीरे धीरे बढ़ती गई उसको एक्सटेंडेड बोलते हैं। ज्वाइंट फैमिली का मतलब होता है जो इकट्ठे रहते हैं। सो थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन इनका मीनिंग सेम ही है जब हम लोग फैमिली के बारे में बात करते हैं। अब ये क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ फैमिली, अ फैमिली ग्रुप या ग्रुप ऑफ फैमिली, अ फैमिली ग्रुप दैट कैन इंडल्ज ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स। एक परिवार समूह जिसमें दादा दादी, चाचा चाची आदि शामिल हो सकते हैं। हो सकते का मतलब है कि हो भी सकते हैं और नहीं भी, पर इसमें ग्रैंड पेरेंट्स और बाकी सब फैमिली मेंबर्स भी आएंगे ही आएंगे, कजन्स भी आएंगे ही आएंगे, तब ये बनती है ज्वाइंट फैमिली या फिर एक्सटेंडेड फैमिली। और अगर मैंने इसके सेंटेंस बनाने होते तो मैं अगर न्यूक्लियर फैमिली से होता तो मैं कैसे सेंटेंस बोलता? मैं बोलता आई हैव अ न्यूक्लियर फैमिली। और अगर मेरी ज्वाइंट फैमिली होती तो बोलता आई हैव अ ज्वाइंट फैमिली, मतलब मेरा परिवार बड़ा है, इसमें चाचा चाची, बुआ या फिर और भी सारे कजन्स आते हैं। अब यही हमने सवाल पूछने हैं, हमने देखना है कि यहाँ पे अगर हम लोग सवाल करते हैं तो सवाल कैसे बनते हैं, मतलब कि आपके कितने भाई बहन हैं, ऐसे सवाल। आपकी फैमिली में कौन कौन है, ऐसे सवाल। अगर ऐसे सवाल आए तो हम लोग कैसे वो क्वेश्चन इंग्लिश में बनाते हैं जो आपने पूछने हैं। अगर मैंने ये क्वेश्चन पूछना कि आपके कितने भाई बहन हैं तो मैं कैसे यहाँ पे स्टार्ट करता? थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके बताऊंगा आपको ताकि आपको समझ आ जाए कि क्वेश्चन कैसे बनाना है। जैसे कि कितने, तो कितने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाउ मैनी। हाउ मैनी का मतलब होता है कितने। और अगर मैंने कहा आपके पास हैं तो मैं बोलता यू हैव। यू हैव का मतलब होता है आपके पास है। और अगर यहां पे लगे डू यू हैव, अगर मैं वैसे देखना चाहूं तो ये इसका मीनिंग बनता है क्या आपके पास है। इसका मीनिंग तो ये निकलता है कि क्या आपके पास है। पर डू यू हैव को मैंने यूज करना है कैसे कि आपके कितने भाई बहन हैं और कितने भाई बहन आपके पास हैं। मैं इस तरह से बोलना है कितने भाई बहन आपके पास हैं। और वैसे तो इसका मीनिंग है आपके कितने भाई बहन हैं, पर हम लोग जब इंग्लिश से हिंदी को ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बनेगा? कितने भाई बहन आपके पास हैं। तो क्या बोलूंगा? हाउ मैनी मतलब कितने भाई बहन, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव आपके पास हैं। और आपके कितने भाई और बहन हैं। अब देखिए भाई और बहन को हम लोग एक और वर्ड है सिबलिंग्स। ये वर्ड इंग्लिश में यूज होता है सिबलिंग्स। ये इसका होता है भाई बहन। दो भाई हो तो भी सिबलिंग्स हैं, भाई बहन है तो भी वो सिबलिंग्स हैं। तो यहाँ ब्रदर एंड सिस्टर की जगह मैं कह सकता हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव। ये भी मैं पूछ सकता था। और मैंने कहना है कि मेरे दो ब्रदर हैं तो मैं क्या बोलता? आई हैव टू ब्रदर्स। मेरे दो भाई हैं। ठीक है, आंसर है। वो क्वेश्चन था, यहां पे मेरे पास है। मेरे पास है क्या? आई हैव। कितने हैं? दो। आई हैव टू। क्या है? टू ब्रदर्स। तो यहां आ गया आई हैव टू ब्रदर्स। अब यही क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कितने ग्रैंड मदर्स। ग्रैंड मदर्स मतलब अब तो आप कहेंगे ग्रैंड मदर एक ही होती है, नहीं। मम्मी की तरफ से भी जो उनकी मम्मी है वो भी ग्रैंड मदर है। हमारी नानी भी ग्रैंड मदर और दादी भी ग्रैंड मदर। तो हम लोग पूछ सकते हैं या आप पूछ सकते हैं हाउ मैनी ग्रैंड मदर्स डू यू हैव, मतलब एक है या फिर दो है। तो आप भी कह सकते आई हैव वन ग्रैंड मदर, मतलब अगर एक होती तो आई हैव वन ग्रैंड मदर फ्रॉम पैटर्नल साइड। मैंने आपको बताया पैटर्नल वर्ड कि अगर मेरे पिता की तरफ से मेरी ग्रैंड मदर है तो मैं बोलूंगा पैटर्नल साइड। और अगर मेरी नानी है तो मैं बोलूंगा मैटरनल साइड। तो क्या हो गया? आई हैव वन ग्रैंड मदर फ्रॉम मैटरनल साइड। और इसको इजी बनाता हूं मैं आपके लिए, ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। आई हैव वन, मैं बोलूंगा पैटर्नल ग्रैंड मदर। इजी हो जाएगा आपके लिए बताना और आपके लिए बोलना भी इजी हो जाएगा। आई हैव वन पैटर्नल ग्रैंड मदर या फिर आई हैव वन
मैटरनल ग्रैंड मदर आप इस तरह से बोलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। सो होपफुली आपको ये वीडियो देखने के बाद फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनको कैसे बोलना है, और अगर वो शादीशुदा है या कुछ और उनके साथ हुआ है तो उनको कैसे आपने डिस्क्राइब करना है। अगले वीडियो में इसको हम लोग थोड़ा सा, मैं अपनी फैमिली के बारे में एक थोड़ा सा लेक्चर बनाऊंगा, एक थोड़ा सा ऐसे टाइप बनाऊंगा और उसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अभी आप देखिए कि आप हिंदी में सोचते हैं फिर आपकी इंग्लिश बनती है, ये हमारा स्टार्टिंग है। धीरे धीरे जब आपने इंग्लिश बोलनी शुरू कर देनी है तो क्या होगा, आपके माइंड में भी इंग्लिश आएगी और आप बोलेंगे भी इंग्लिश। आपका इंग्लिश में सोचना और इंग्लिश में बोलना शुरू हो जाएगा। अभी शुरुआत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हिंदी में सोचिए और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करिए। सो होपफुली आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आएगा। हम लोग देखेंगे आपको नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट वीडियो में।